प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर लेते हैं, करते हैं आगे के काम। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले टेक्निकल एसईओ। अब इस टेक्निकल एसईओ के अंदर कुछ चीज़ें होंगी। टेक्निकल एसईओ, अब इसमें हमने ये समझना है कि भाई इसके अंदर सबसे पहले कौन कौन से स्टेप्स हैं, और स्टेप्स के अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करना है। तो सबसे पहला जो इसके अंदर आता है वो आता है कैनोनिकल सेटअप। कैनोनिकल सेटअप क्या होता है, यहाँ लिख लेता हूँ, कैनोनिकल सेटअप। जब भी तुम्हारे सामने ये वर्ड निकल कर आया ना कैनोनिकल, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको ध्यान से समझो। मेरे पास एक प्रोडक्ट पेज है जिसके ऊपर मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे शूज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे पैंट्स हैं, ट्रैक सूट है, ट्रैक सूट, ठीक है, ये तीन मेरे पास, अभी और भी हैं लेकिन ये तीन ले रहा हूँ। और एक मेरे पास ये प्रोडक्ट का पेज हो गया, एक मेरे पास पेज है प्रोडक्ट ऑब्लिक शूज, मतलब इसी का मेन पेज। अब एक मुझे बात बताओ, प्रोडक्ट पेज पे जो मैं शूज के बारे में कंटेंट दिखा रहा हूँ, और यही कंटेंट मैं आगे शूज वाले पेज पर भी दिखाऊंगा, दोनों अलग अलग तो होगा नहीं। भाई यहाँ पर जो शूज में मैंने डिस्क्रिप्शन वगैरह जो कंटेंट मैंने यूज किया है, वही पेज मेरा जो मेन पेज है, शूज का मेन पेज है, वहां पर भी होगा। तो कंटेंट क्या हो गया, कंटेंट यहाँ पर हो जाता है सिमिलर। अब गूगल को सिमिलर कंटेंट जब भी दिखता है, वो क्या सोचता है कि यार ये तो डुप्लीकेट कंटेंट है, लेकिन है तो हमारी वेबसाइट का। अब ये चीज़ मैं गूगल को कैसे बताऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, मेन पेज जो होता है मेरी वेबसाइट का, मतलब जहां पर ओरिजिनल कंटेंट है, समझ रहे हो, मेन पेज तो ये है क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं कैनोनिकल का टैग लगा दूँ, कैनोनिकल, कैनोनिकल टैग लगाऊँ, जिससे गूगल को ये पता चलेगा कि ये वाला जो मेरा पेज, जो मतलब अगला पेज जो इसमें मेन पेज है, शूज वाला पेज है, वो असली पेज है, और उसी का थोड़ा बहुत जो एरिया है वो इस पेज पे यूज है। इससे क्या होता है, डुप्लीकेसी खत्म हो जाती है। एक तरीके से रेफरल लिंक को हम यहाँ से बता देते हैं कि ये हमारा रेफरल लिंक है, ठीक है। इतना समझ में आया कैनोनिकल का। सर। ठीक है। अब इसको जब भी तुम लगाओगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये हमेशा ना मेन पेज, मतलब जो तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट होगा वो हमेशा इन चीज़ों पे होगा कि इस कोड को लगाऊं किस पे। मतलब जैसे ये वाला एक पेज आ गया शूज़ का, और एक ये वाला भी पेज है, तो दोनों शूज़ के ही, लेकिन ये वाला मेरे ऑल ऑल ओवर प्रोडक्ट्स को दिखा रहा है, और ये मेरा पर्टिकुलर शूज़ वाले प्रोडक्ट को दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको जो जब भी कैनोनिकल टैग लगाना है, वो हमेशा मेन पेज के ऊपर लगाना है। मेन पेज के ऊपर लगेगा, कभी भी जो दूसरे वाला पेज है उसके ऊपर मत लगाना, इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। मतलब हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी कैनोनिकल टैग लगेगा तो शूज़ वाले पेज पे। अच्छा, इसमें और समझो, जैसे शूज़ वाला पेज, अब इसी प्रोडक्ट शूज़ है, अब इसके अंदर अलग अलग पेज बने हुए हैं, जिसके अंदर एक रेड कलर का जूते का पेज है, एक ब्लैक कलर के जूते का पेज है। तो बताओ इन दोनों में से, इस वाले पेज में और इस वाले पेज में, कौन से वाले में कैनोनिकल टैग लगाओगे। बताओ कौन से वाले में कैनोनिकल टैग लगाओगे। शूज पेज पर। शूज पेज पर ही भाई, कैनोनिकल टैग तो मेन पेज पर ही रहेगा ना, क्योंकि आगे की जितनी भी चीजें हैं वो सब तो मेरी इरेलीवेंट वाली है, वो डुप्लीकेट नहीं है, बस वो उसी का एक पार्ट है। अब जैसे यहाँ पे इसने मुझे एक कोड दिया, क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पर इसने मुझे एक कोड दिया है, ये वाला टाइटल, यहाँ हमारे पेज का नाम आएगा, जो भी हमारे पेज का टाइटल है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये टाइटल के अंदर मार्क हो गया। उसके बाद आता है लिंक रेफरल, ये REL लिखना है, इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कैनोनिकल,
एच हैरिफ इक्वल्स टू एग्जाम्पल प्रेफर्ड पेज, यहाँ पर आएगा मेरा मेन पेज का कंटेंट। मतलब जो मेरा मेन पेज होगा उसके अंदर मैं ये वाला यूआरएल सेटअप करके लगा दूंगा। जैसे अगर हम कल एक वेबसाइट पे जा रहे थे ना इस पे, तो यहाँ पे अगर इसका मैं सोर्स ओपन करता हूँ तो मुझे यहाँ 100% रेफरल टैग मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं कैनोनिकल। देखो ये आ रहा है ना, लिंक रेफरल इक्वल्स टू कैनोनिकल एच हैरिफ, और ये आ गया हमारा एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मतलब कि ये वाला मेन पेज। अब इसकी वेबसाइट में तुम देखोगे, जब इसको मैं थोड़ा सा, ये जो यूआरएल आ रहा है एक्स्ट्रा स्लग आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ से मैं मेन वेबसाइट पे पहुँच गया। मेन वेबसाइट पे जाकर भी तुम देखोगे तो ज़्यादा कुछ फर्क तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यहाँ पर भी प्रोफेशनल इन डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पर भी वही कंटेंट थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। ये देखो नीचे कुछ चीज़ें आ रही हैं, ये वाली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग योर करियर, है ना। यहाँ पर भी तुम्हें वही चीज़ देखने को मिल रही है। और जो दूसरा वाला पेज है, जो लैंडिंग पेज बना हुआ है, वहाँ पर भी सेम कंटेंट देखने को मिल रहा है। इस वजह से आपको बताना पड़ता है गूगल को, ताकि वो कंफ्यूज ना हो कि आपका मेन पेज कौन सा है। तो जो भी मेन पेज होगा वहाँ पे यूआरएल डाल दो। जैसे ये वाला हमने पेज अभी ओपन करा है, इसका मैं सोर्स कोड ओपन कर लेता हूँ, और ये देखो यहाँ पे कोड चेक करो जरा। यहाँ पर कोड है कैनोनिकल एच हैरिफ इक्वल्स टू https://www.didm.in, सिर्फ इतना है। और दूसरे वाले पेज का अगर यूआरएल चेक करोगे तो उसका कैनोनिकल क्या है, www.didm.in एडवांस डिजिटल मार्केटिंग। कैनोनिकल कंटेंट के हिसाब से यहाँ पर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना जब कभी भी एसईओ करोगे। तो अगर आप छोटा मोटा कंटेंट एक पेज से दूसरे पेज पर लगा रहे हो और वो सिमिलर है, तो कैनोनिकल टैग कभी भी लगाना मत भूलना, क्योंकि अगर ये भूल जाओगे तो आपका कंटेंट डुप्लीकेट समझा जाए। गूगल समझता है भाई उस चीज़ को, तो इसलिए हमें ये वाली चीज़ लगानी पड़ती है। हाँ, हो गया, ये इधर कर लेते हैं हम इसको साइड। ठीक है, ये हो गया हमारा कैनोनिकल। ये पहला पार्ट था, मतलब अब ये सेकंड स्टेप पे आ जाओ। इसके बाद हमने क्या समझा था, इसके बाद हमने समझा था ये क्या कहते हैं, हमारा रोबोट डॉट टी एक्स टी वगैरह। रोबोट डॉट टी एक्स टी, रोबोट डॉट टी एक्स टी की फाइल क्या होती है, रोबोट डॉट टी एक्स टी की फाइल किस लिए होती है बताओ जरा। रोलर को समझाने के लिए। बिल्कुल, ये क्रॉलर को समझाने के लिए होती है कि आपको कौन से पेज को क्रॉल करवाना है और कौन से पेज को क्रॉल नहीं करवाना है। फाइल का अगर फॉर्मेट की बात करें तो ये कुछ यूजर एजेंट से स्टार्ट होती है, यूजर एजेंट। और यहाँ पर क्या यूज करते हैं, हाँ ये कॉलन, और यहाँ पे हम एस्ट्रिक्स यूज करते हैं। एस्ट्रिक्स का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा जरा एक बार। केवल सर्च इंजन के लिए सर यूज होता हाँ, है। मतलब सर्च इंजन के लिए यूज होता है, जिसमें हमें बताना होता है कि हम कौन से वाले यूजर एजेंट को बुलाना चाहते हैं। तो एस्ट्रिक्स का मतलब होता है ऑल सर्च इंजन, ऑल सर्च इंजन। ठीक है, यहाँ पे डिसअलाउ, जिस पेज को डिसअलाउ करना है उसको यहाँ पर लिख दो, और जिस पेज को अलाउ करना है उसको अलाउ में डाल दो। बस यही होता है, इतने। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप अपने साइट मैप का यूआरएल लगा देते हो, साइट मैप डॉट एक्सएमएल की जो फाइल होती है हमारी, उसका यहाँ पे यूआरएल लगा दो, जो एक्सएमएल वाली फाइल होती है। ठीक है, अब अगर मुझे चेक करना हो इसी में, मैं मतलब रोबोट डॉट टी एक्स टी और अपना जो रोबोट डॉट टी एक्स टी एंटर किया, तो मेरे सामने यहाँ रोबोट डॉट टी एक्स टी की फाइल आ गई। ठीक है, और इसी का अगर मुझे साइट मैप चेक करना है तो देखो साइट मैप का यूआरएल भी आ रहा है, इसी को कॉपी करके साइट मैप पे चेक कर लो। तो ये इसका साइट मैप खुलकर आ गया, जो भी इसके लिंक यहाँ पर लगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों के यूआरएल आपको लगाने होते हैं। साइट मैप किस लिए होता है, तीसरी चीज़ इसी में समझ लेते हैं। बताओ जरा साइट मैप के बारे में। रोबोट डॉट टी एक्स टी किस लिए होता है, रोबोट डॉट टी एक्स टी किया जाता है पेज के कंटेंट को क्रॉल कराने के लिए, पेज कंटेंट की क्रॉलिंग के लिए।
ठीक है। वहीं साइट मैप जो XML फाइल होती है ये किसके लिए होती है, ये क्रॉलिंग के लिए होती है। लेकिन ये वेबसाइट में जितने भी URLs हैं उनकी क्रॉलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, कि उनकी एक लिस्ट बना दो ताकि क्रॉलर इजीली उनको पढ़ के और इंडेक्स कर ले। ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती है, robot.txt फाइल और साइट मैप। साइट मैप आपको योस्ट में बनाने की ज़रूरत होती नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बना देता है। और अगर किसी और दूसरी वेबसाइट से बनवा रहे हो तो वहाँ पर क्या करो, गूगल पे जाके लिखो साइट मैप जनरेटर, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए वो तुम्हारी वेबसाइट की URL को पढ़ेगा और तुम्हारे लिए एक साइट मैप को जनरेट कर देगा। ठीक है। तीसरी चीज़, तीन चीज़ें अभी तक समझ ली। बाकी और क्या होता है, मेटा डेटा तुम ऑलरेडी समझ चुके हो, वही टाइटल वगैरह और मेटा डिस्क्रिप्शन, इन सबको हम क्या बोलते हैं, जो टाइटल होता है मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्लग, ये सारी चीज़ें आपकी मेटा डेटा के अंदर आती है। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं काफ़ी बार, जिसके अंदर हमारे कुछ मेन कीवर्ड्स वगैरह होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम इसके अंदर डालते हैं। ठीक है। एक जो इसी के अलावा जो तुम टैग समझ लो, वो ये होता है मेटा रोबोट टैग। मेटा रोबोट टैग क्या होता है, ये उन पेजेस के लिए होता है जिसको आप इंडेक्स कराना मतलब फॉलो कराना चाहते हो या फिर इंडेक्स कराना चाहते हो, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कई पेज ऐसे होते हैं जिनका मैं चाहता हूँ कि क्रॉलर क्रॉल तो कर ले इन पेजेस को, क्योंकि क्रॉल किससे करेगा, वो तो करेगा robot.txt से, वो सिर्फ कंटेंट को क्रॉल कर लेगा। लेकिन इंडेक्स कराने के लिए मैं चाहता हूँ कि ये वाला पेज मेरा इंडेक्स ना हो, तो उसके अंदर मैं ये रोबोट टैग वाला यूज़ करता हूँ। इससे क्या होगा कि क्रॉलर को आप ये बता देते हो कि पेज को इंडेक्स करना है या नहीं। ठीक है। और लिंक्स को फॉलो करना है या नहीं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। कोई एग्जांपल बताएगा इसके लिए मेरे को, रोबोट टैग के लिए अगर कोई मैं एग्जांपल तुमसे पूछने लग जाऊँ तो? बताओ जरा। जैसे तुमने कई वेबसाइट्स पे देखा होगा, मतलब ऐसा कौन सा पेज होगा जिसको मैं ये तो चाहता हूँ कि जो मेरा पेज है वो गूगल का जो क्रॉलर है वो क्रॉल कर ले, लेकिन उसको इंडेक्स ना करे, मतलब गूगल के सर्च इंजन पे ना दिखा। तो ये वाले पेज होते हैं आपके ज़्यादातर चेकआउट पेज। चेकआउट पेज गूगल के ऊपर दिखाकर क्या करोगे, लेकिन इंडेक्स तो कराना ज़रूरी है, गूगल को पता तो होना चाहिए कि इसमें चेकआउट पेज है या नहीं है। तो फॉलो ज़रूर कराओगे लेकिन उसको इंडेक्सिंग नहीं कराओगे, उसकी इंडेक्सिंग नो, नो इंडेक्सिंग, इसका इंडेक्स नहीं कराओगे। क्यों? क्योंकि गूगल पे चेकआउट पेज दिखाकर क्या करोगे, गूगल पे तो प्रोडक्ट पेज होता है। ऐसे ही एक एग्जांपल और देख लो, थैंक यू पेज। किसी फॉर्म को जब तुम किसी वेबसाइट से फिल करोगे तो एक थैंक यू पेज निकल कर आता है। अब उस थैंक यू पेज को गूगल के इंडेक्स पेज पे दिखाकर क्या फ़ायदा, लेकिन फॉलो कराना ज़रूरी है। समझ रहे हो? तो उन पेजेस के लिए होता है। इसका मैं टैग भी तुम्हें देख के बता देता हूँ इसमें। वैसे होता तो नॉर्मल टैग्स की तरह ही, रोबोट टैग, ये रहा, रोबोट्स कंटेंट इक्वल्स टू नो इंडेक्स, इसका स्नैप ले लो। ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है क्या लिखा हुआ आ रहा है कि आप फंक्शन कंट्रोल इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग फॉर दैट स्पेसिफिक पेज ओनली। स्पेसिफिक पेज के लिए होता है जिसके अंदर मेटा नेम इक्वल्स टू रोबोट्स कंटेंट, ये आपके रोबोट कंटेंट को इंडेक्स कर लेगा, वो क्रॉल कर लेगा, लेकिन आपकी इंडेक्सिंग को नहीं करेगा, मतलब इंडेक्सिंग इनकम्प्लीट रखेगा, पेज को सर्च इंजन पे नहीं दिखाएगा। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बता दी, जैसे चेकआउट वाला पेज होता है किसी वेबसाइट का और आपका थैंक यू पेज होता है। ये सारे टैग्स ज़रूरी होते हैं आपकी वेबसाइट्स के और ये ज़्यादातर ये तुम्हें इनकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब आप किसी कोडेड वेबसाइट पर करते हो, क्योंकि योस्ट वोस्ट के प्लगइन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर देते हैं।
हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर पता ही नहीं होंगे, मान लो आप चेक भी कर रहे हो लेकिन पता तो होने ज़रूरी है। कितने हो गए थे? 5 हो गए थे, अब 6 छठा देख लो। और कौन सा रहता है? व्यू टैग हो गया, ओपन ग्राफ शायद मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ओजी टैग। ओजी टैग, ओजी टैग क्या होता है इसको हमने समझा था, ओपन ग्राफ टैग होता है। जब आप अपनी वेबसाइट के लिंक को कहीं इंस्टा पे शेयर करोगे, फेसबुक पे शेयर करोगे, लिंक्डइन पे शेयर करोगे, कहीं पर भी शेयर करते हो, व्हाट्सएप पे शेयर करते हो, तो वहां पर जो कंटेंट और जो चीज़ें दिख रही होती है यूआरएल को पेस्ट करने के बाद, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देख के, मतलब वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इन केस अगर चेंज करना चाहते हो तो। ओजी टैग के ओपन ग्राफ टैग्स होते हैं, यहाँ पर भी तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। ये रहा ओजी टाइटल, ये वाला कंटेंट, ओजी साइट नेम, ओजी यूआरएल, ओजी डिस्क्रिप्शन, ओजी टाइप, कंटेंट, वेबसाइट। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। अब आगे देखो इसके अंदर क्या होगा, इसके अलावा 7वां नंबर पे देखो होता है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट में क्या होगा? व्यू पोर्ट बेसिकली होता है आपकी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब होता है? रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट गूगल पे, सॉरी, डेस्कटॉप पे तो सही दिख रही है, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, बड़ी स्क्रीन पे तो सही दिख रही है, लेकिन क्या मोबाइल पे भी सही दिख रही है? तो मोबाइल पर सही दिखाने के लिए हम व्यू पोर्ट का कोड लगाते हैं। ये आपका काम नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। ये हम जो रिस्पॉन्सिव करते हैं वेबसाइट, ये हम एलिमेंटोर से ही कर लेते हैं। जब हमें अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना होता है तो वहीं पर हम सारी चीज़ों को कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये कोड में आता है। और क्योंकि गूगल सबसे पहले मोबाइल की रिस्पॉन्सिवनेस चेक करता है, तो ये वाला ज़रूरी होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझ लो, ओजी टैग के अंदर ना ये आपका इंस्टा कवर कर लेता है, फेसबुक कवर कर लेता है, लिंक्डइन कवर कर लेता है, लेकिन एक इसके अलावा एक आपको अलग से टैग लगाना होता है जिसको हम बोलते हैं ट्विटर कार्ड। ट्विटर कार्ड, जब ट्विटर पे आपको कोई चीज़ शेयर करनी होती है, खैर अब तो ट्विटर चेंज हो चुका है, वो एक्स करके एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो ट्विटर कार्ड अभी भी शायद यूज़ हो रहा है। मतलब मेरे को कंफर्म नहीं है, इसमें देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ये रहा ट्विटर टाइटल, ये आ रहा है ना, ट्विटर मेटा नेम इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा ट्विटर टाइटल कंटेंट, ये तो हमें लगाना है। तो ट्विटर कार्ड होता है, ये भी आपको यूज़ करना है भाई, सबका सेम लगभग कोड होता है, बस आपको नाम चेंज कर देना है कि क्या चीज़ आप यूज़ करोगे। ट्विटर में जब इमेज को, मतलब अपनी किसी यूआरएल को शेयर करोगे ना, तो वहाँ पे इमेज बड़ी हो जाती है, तो इसमें ट्विटर कार्ड में आपका इमेज वाला यूआरएल ज़्यादा यूज़ होगा, कुछ इस तरीके से, मेटा नेम इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा सब में आता है, यहाँ पर बस लिख दो ट्विटर कॉलन कार्ड इन्वर्टेड कॉमा बंद, और फिर लिख दो कंटेंट। सबका सेम यही होता है, छोट मतलब एक दो बारी लिखोगे तो याद हो जाए। फिर समरी करके लार्ज इमेज कर दो, और फिर लेस देन का साइन, इन्वर्टेड कॉमा, तो ये आपका ट्विटर कार्ड होता है। ठीक है दोस्त, तो ये वाली चीज़ होती है इसके अंदर। बाकी सब चीज़ें आपकी वेबसाइट के अंदर जो हम यूज़ करेंगे, कोर वाइटल्स वाली, उनको समझ। कोर वाइटल्स बताओगे एक बार? बताओ। कौन सा नंबर हो गया? 6, 7, 8, 8, तो अब हमें 9 पे काम है। बताओ जरा। मैं मतलब ये कोर वाइटल्स इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है, और शायद पहले भी मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ, शायद क्या बता ही चुका हूँ। सर ये वेबसाइट की स्पीड बताता है ये कोर वाइटल, हम्म। कितने पर सेकंड पे खुल रही है वेबसाइट। हाँ नहीं, वो तो सही है। कौन कौन से होते हैं कोर वाइटल्स? 3 होते हैं, अब वो उनके नाम बता दो।
मैंने लास्ट टाइम में तुम्हें बताया था कि कोर वाइटल्स भाई याद रखना, कोर वाइटल्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। कोर वाइटल जैसे एलसीपी, सीएलएस कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट, और एक होता है आईएनपी। ठीक। अब इनका पूरा समझ लो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा लिखूंगा तो। कोर वाइटल्स वेब। ठीक है, ये आ गए। सबसे पहले लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट एलसीपी मेजर्स टाइम टेक, इसका स्क्रीनशॉट ही ले। तो एलसीपी लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, इसका क्या काम होता है? मेजर टाइम्स इट टेक्स फॉर लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑन पेज टू लोड। अ गुड एलसीपी स्कोर इज 2.5 सेकेंड। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी वेबसाइट में जो सबसे बढ़िया मतलब जो मेन कंटेंट होता है और जो मेन चीज़ें होती है वो ज़्यादा टाइम ना ले। अगर ज़्यादा टाइम ले रही है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपकी CSS वगैरह ये रिड्यूस करनी होती है, इमेज को कंप्रेशन करना होता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा ये CLS cumulative layout set, measure the unexpected shifting of page elements as they load, such as images or buttons moving out of place, as good CLS score 0.1 और less। CLS के लिए क्या होता है? CLS के लिए होता है जो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मान लो आपकी वेबसाइट में गूगल कहीं पर ऐड दिखा रहा है तो उसके बाद का जितना भी कंटेंट है वो किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, ऊपर नीचे लेआउट में जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपकी CLS के अंदर आती है। Interaction to next paint. Measure the overall responsiveness of page user interaction like clicks or taps. A good INP score is 200 milliseconds. INP replaced first input delay. पहले इसको FID बोलते थे 2024 के अंदर, लेकिन अब ये INP हो गया। INP का मतलब वही है कि मोबाइल के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है, जो मोबाइल यूज़र है वो आपकी वेबसाइट के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन कर पा रहा है। तो ये सब उसके अंदर आती है। अब जब ये दिक्कत में होंगी, जब ये परेशान कर रही होंगी, तो कहाँ दिखेगी? बताओ कहाँ दिखेगी? भाई इसके लिए हमने यूज नहीं करा था गूगल साइट किट। इसके लिए हमने यूज किया था गूगल साइट किट, जिसके अंदर तीन चीजें कनेक्ट हो रही है: हमारा एनालिटिक्स, एडसेंस और सर्च कंसोल। समझ रहे हो? अब एक बारी ये यहाँ तक होती है। एक एक लास्ट का कोड और होता है जो कोडेड वेबसाइट्स के अंदर होता है। वर्डप्रेस में तो हम सीधा प्लगइन यूज कर लेते हैं। एच, अरे यार, क्या हो रहा है? एच लैंग का नंबर पता नहीं कौन सा है ये वाला, छोड़ो। इसमें भी होगा शायद। Ctrl+F, H। इन्होंने यूज नहीं कर रखा है। एक ऐसा है फ्लैंग का कोड होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं HERFLANG टैग। इसके लिए
लिए होता है, ये देख लो इसमें लिखा है। वैसे तो लैंग्वेजेस के लिए होता है, जैसे किसी और कंट्री में अगर आपकी वेबसाइट ओपन होती है तो उनके लिए होता है, इंग्लिश इंग्लिश चेंज वेंज करने के लिए देगा। लिखा हुआ है एच एच हैरफ lang tag are HTML attribute that tell search engines which language and regional version of page to show a user। जैसे कई बार देखते हो कोई इंटरनेशनल वेबसाइट अगर तुम ओपन कर लेते हो या कोई फ्रेंच की वेबसाइट ओपन कर लेते हो, तो गूगल ऑटोमेटिकली तुम्हारी लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पर वो बटन दे देता है लैंग्वेज का, कि आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, किस में करना है। तो उस चीज़ के लिए एच आर एफ लैंग का टैग होता है। इसका टैग कोड में निकाल के दे देता हूँ। ये सारे कोड वैसे मैं तुम्हें एक शीट में डाल कर दूंगा ताकि तुम में परेशानी ना हो। वैसे तो तुम यूज़ करोगे नहीं है कोई भी, क्योंकि इनका कोई काम है नहीं। कोडेड वाला जो होगा वो बंदा इसको यूज़ करता। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी तक जितना भी समझा हमने, ये सारा हमारा टेक्निकल का पार्ट था, जिसके अंदर हम ये सब कंटेंट पे काम करेंगे, कि टैग वगैरह ये सब चीज़ें, ये सब हमारा उसी में आता है। कोर वाइटल्स के लिए हमें ओपन करना होता है अपना ये वाला हिस्सा, होस्टिंगर। ओपन कर लेते हैं दोस्त। ये तो हमने इसमें लगाया था। साइड किट में आ जाओ, और साइड किट में आने के बाद जो डेटा इन्होंने फैच किया होगा, वहाँ पर वो सारी प्रॉब्लम मुझे बता देता है कि भाई कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पर क्या दिक्कत नहीं। जैसे ऑल विजिटर्स दिखा रहा है, अब डेटा लोड हो चुका है। 3 विजिटर्स हैं, प्रीवियस 28 मतलब यूनिक जो है। चैनल क्या है, रेफरल। 33% यूजर्स लगभग रेफरल से आए हैं, और डायरेक्ट सर्च से बाकी के 66% आए हैं। लोकेशन, लोकेशन का डेटा इसमें दिखा रहा है इंडिया, इंडिया वाला ये है एक यूज़र, और बाकी दो यूनाइटेड स्टेट्स के दिखा रहा है। ठीक। डिवाइसेस पे अगर मैं चला जाऊँ, तो डिवाइसेस मुझे पता चल जाएंगे, ऑल डिवाइसेस डेस्कटॉप है, ऑलमोस्ट सारे के सारे डेस्कटॉप। नीचे आ जाते हैं, सर्च ट्रैफिक ओवर 28 लास्ट डेज, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। सी हाउ योर कंटेंट इज डूइंग, टॉप सर्च क्वेरीज फॉर योर साइट। हमारी वेबसाइट से रिलेटेड जो टॉप क्वेरीज हैं, वो एक तो डिजिटल आंसर्स वाली है, दूसरा जो कंटेंट आया है वो ये वाला, इस पे पेज व्यू निकल कर आया है। ठीक है। नीचे आ जाते हैं, फाइंड आउट हाउ विजिटर्स एक्सपीरियंस टू योर साइट। खैर एक्सपीरियंस तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी वेबसाइट पे काम ही नहीं हो रखा। तो मोबाइल में देखो तो एल भी बढ़ा हुआ है, 10.2 सेकेंड्स आ रहा है। कितना होना चाहिए एल, अभी देखा है हमने, बताओ ज़रा। एल होना चाहिए दोस्त 2.5 सेकेंड्स, इससे ज़्यादा होगा तो दिक्कत हो जाती है। और सी एल एस 0.679। टोटल ब्लॉकिंग टाइम, हाउ लॉन्ग पीपल हैड टू वेट आफ्टर द पेज लोडेड बिफोर दे कुड क्लिक समथिंग, 50 ms है। ये बढ़िया चल रहा है। अब इन सब चीज़ों को ठीक कैसे करना है, कोर वाइटल्स को कैसे ठीक करेंगे, तो पहले यहाँ पर आ जाओ, इन द फील्ड कुछ नहीं है, हाउ टू इम्प्रूव पे। सबसे पहले क्या है, रिड्यूस अनयूज CSS। इसको पढ़ लो, ये तुम्हें उस हिसाब से सारी चीज़ें कंसिडर, मतलब तुम्हें बता देगा कि भाई कहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर चीज़ों को सही करना है। पहली बात तो अभी वेबसाइट पे काम करो,
कंटेंट सही करो, इमेज को कंप्रेस करो, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सही करेक्ट होती चली जाती हैं। लेकिन अगर सारी वेबसाइट पे काम करने के बाद भी ये सब पंगे हो रहे हैं, तब आपको इन सब चीज़ों को सही करना है। अदरवाइज ये ऑलमोस्ट सही रहती है। जो प्लगइन्स हम यूज़ करते हैं वो सारे एडवांस्ड ही होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को सही रखते हैं। ठीक है, तो ये मिनिफाइड, जावास्क्रिप्ट, ये सब प्लगइन्स वगैरह प्लगइन्स ही यूज़ करोगे तो हो जाती है। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है, कंसिडर रिड्यूसिंग और स्विचिंग द नंबर ऑफ वर्डप्रेस प्लगइन लोडिंग अनयूज्ड सीएचएस इन योर पेजेस। प्लगइन्स जो होते हैं, जो प्लगइन्स की फाइल्स होती हैं, ये हैवी होती है। अभी क्या है, हमारे पास टेम्पलेट का प्लगइन अलग, इसका प्लगइन अलग, उसका प्लगइन अलग, हम बहुत सारे प्लगइन्स अपनी वेबसाइट के अंदर डाले हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेरी वेबसाइट हो जाती है थोड़ी सी हैवी। अगर आप प्लगइन्स को कम करोगे, कम से कम प्लगइन यूज़ कर रहे हो, ज़्यादातर अपनी चीज़ों को खुद से मैनेज कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका काम सही तरीके से चल जाता है, आपकी वेबसाइट पर लोडिंग टाइम कम हो जाता है। ज़्यादा वीडियोस यूज़ करो, अगर वीडियोस यूज़ कर रहे हो तो वीडियोस की जगह यूआरएल यूज़ करो। पहले वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करो, अब वहाँ से यूआरएल उठाकर अपनी वेबसाइट पर लगाओ, जिससे क्या होगा, आपका आउटबाउंड लिंक भी क्रिएट होगा, प्लस गूगल वेबसाइट पे आपको वीडियो दिखानी है तो वीडियो भी दिख रही है, और वो आपके डेटा में भी नहीं, सिर्फ यूआरएल से काम चलाओ। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। तो ये था तुम्हारा पूरा टेक्निकल एसईओ, जिसके अंदर हम ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं एक वेबसाइट में।